तो आज हम एक केस स्टडी को समझने की कोशिश करेंगे। ये देखेंगे कि कैसे एक देश का अपनी अर्थव्यवस्था को साफ करने के लिए उठाया गया एक कदम सीमा पार बैठे एक बहुत बड़े आपराधिक सिंडिकेट के पतन की वजह बन गया। ये कहानी है खानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन की, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड फाइनेंशियल वॉरफेयर की दुनिया में एक बहुत ही अहम कड़ी थी। तो ये सब शुरू हुआ 8 नवंबर 2016 को भारत में एक बहुत बड़े आर्थिक बदलाव का ऐलान किया गया। इस एक घोषणा ने भारत में तो हलचल मचाई ही, लेकिन इसके झटके हजारों किलोमीटर दूर इंटरनेशनल क्राइम और जासूसी के गलियारों में भी महसूस किए जाने वाले थे। बाहर से देखने पर यह एक देश का अपना अंदरूनी वित्तीय फैसला लग रहा था। इसका मकसद था काले धन और करप्शन पर रोक लगाना। दुनिया के लिए यह पूरी तरह से भारत का अपना मामला था, लेकिन पर्दे के पीछे ये एक अदृश्य जंग में पहला और बहुत बड़ा रणनीतिक दांव साबित होने वाला था। और फिर इस ऐलान के ठीक 26 दिन बाद बॉर्डर के उस पार एक ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। भारत के इस आर्थिक फैसले ने अनजाने में ही एक ऐसे फाइनेंशियल एम्पायर की नींव हिला दी थी जिसके गिरने की आवाज तक किसी को सुनाई नहीं दी। तो सवाल यही उठता है कि एक मॉनेटरी पॉलिसी का एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल किंगपिन के पतन से क्या लेना देना हो सकता है। यही वो कनेक्शन है जिसे हम आज परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। इस कनेक्शन को पूरी तरह से समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा और देखना होगा कि ये संगठन आखिर बना कैसे। देखिए, इस ऑर्गेनाइजेशन की शुरुआत बहुत ही मामूली थी। 1947 में गुजरात से कराची आया एक परिवार जिसने फुटपाथ पर करेंसी एक्सचेंज का छोटा सा काम शुरू किया, लेकिन उनके जुड़वा बेटों जावेद और अल्ताफ ने इस छोटे से बिजनेस को एक ऐसे विशाल फाइनेंशियल एम्पायर में बदल दिया जिसने एक वक्त पर पाकिस्तान के 40% फॉरेन एक्सचेंज मार्केट पर कब्जा कर लिया था। अब इनके पूरे एम्पायर की जो नींव थी वो थी हवाला सिस्टम पर, मतलब भरोसे पर चलने वाला एक ऐसा इनफॉर्मल नेटवर्क जो ट्रेडिशनल बैंकिंग को पूरी तरह से बाईपास कर देता था। कराची में कोई जावेद को कैश देता और कुछ ही मिनटों में दुबई में बैठा अल्ताफ का आदमी उतनी ही रकम किसी और को दे देता। यही स्पीड, गुमनामी और सबसे बढ़कर भरोसा, इसी ने उन्हें अंडरवर्ल्ड और सीक्रेट ऑपरेशंस का सबसे पसंदीदा बैंकर बना दिया। लेकिन ये सिर्फ एक मनी ट्रांसफर का जरिया नहीं था। बहुत जल्द इसे एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाने लगा, जिसने जुर्म और सियासत के बीच की लाइन को बिल्कुल धुंधला कर दिया। 1993 के मुंबई ब्लास्ट के बाद इसके मास्टरमाइंड दाऊद इब्राहिम को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI ने पनाह दी। अब दाऊद को अपने ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट के लिए पैसा इधर उधर करने के लिए एक भरोसेमंद चैनल चाहिए था। वहीं ISI को भारत के खिलाफ अपने ऑपरेशंस को फंड करने के लिए एक ऑफ द बुक सिस्टम की जरूरत थी। खानी ब्रदर्स ने दोनों को सोल्यूशन दिया और यहीं से जुर्म, खुफिया एजेंसी और फाइनेंस का एक बेहद खतरनाक गठजोड़ बना। अब जरा इस ऑपरेशन के स्केल को समझिए। अपने पीक पर खानी मनी लॉन्ड्रिंग ऑर्गेनाइजेशन यानी MLO हर साल लगभग 14 से 16 बिलियन डॉलर्स की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था। ये रकम कई छोटे देशों के सालाना डिफेंस बजट से भी ज्यादा थी। और इनके क्लाइंट्स कौन थे? देखिए, मेक्सिको के ड्रग कार्टेल से लेकर लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे टेरर ग्रुप्स तक और ISI जैसे स्टेट स्पॉन्सर्ड ऑपरेशंस तक, इन सभी के लिए खानी MLO पैसा छुपाने और घुमाने का सबसे बड़ा जरिया था। लेकिन इस नेटवर्क का सबसे सीधा और खतरनाक इस्तेमाल हुआ भारत के खिलाफ एक आर्थिक जंग में। ये सिर्फ पैसों का लेन देन नहीं था, बल्कि एक देश की इकोनॉमी को अंदर से खोखला करने की एक सोची समझी साजिश थी। इस जंग का सबसे बड़ा हथियार था FICN यानी फेक इंडियन करेंसी नोट्स। और ये कोई मामूली नकली नोट नहीं थे। इन्हें सिक्योरिटी ग्रेड पेपर पर असली नोटों की तरह वाटरमार्क और सिक्योरिटी थ्रेड के साथ छापा जाता था। ये इतने परफेक्ट थे कि कई बार तो बैंक की मशीनें भी इन्हें पकड़ नहीं पाती थी। इनका जो सप्लाई चेन था वो भी उतना ही सोफिस्टिकेटेड था। पाकिस्तान में छपने के बाद इन नोटों को दुबई और काठमांडू जैसे हब्स में भेजा जाता और फिर स्मगलिंग के जरिए भारत लाया जाता था। यहाँ इनका इस्तेमाल टेरर एक्टिविटीज को फंड करने और मार्केट में फैलाने के लिए किया जाता था। अगर हम आंकड़ों पे नजर डालें तो 2010 तक हर साल करीब 1500 से 2000 करोड़ रुपए के जाली नोट इंडियन इकोनॉमी में पंप किए जा रहे थे। और इसका मकसद दोहरा था। पहला, 26/11 मुंबई हमलों जैसी आतंकी कार्रवाइयों को फंड करना और दूसरा, इकोनॉमी में महंगाई बढ़ाकर अस्थिरता पैदा करना। अब जाहिर है
ये खतरा इतना बड़ा हो चुका था कि इसे रोकने के लिए एक कोऑर्डिनेटेड इंटरनेशनल एक्शन की जरूरत थी। ये शब्द खुद अल्ताफ खानी के हैं, जो एक स्टिंग ऑपरेशन में रिकॉर्ड हुए थे। इससे उनके घमंड और काम करने के तरीके का पता चलता है। वो खुद को एक ऐसी मशीन समझते थे जो किसी भी तरह के गंदे पैसे को साफ कर सकती थी। तो इंडियन इंटेलिजेंस से मिले इनपुट्स के आधार पर अमेरिका की DEA यानी ड्रग इन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने एक बड़ा स्टिंग ऑपरेशन प्लान किया। DEA के एजेंट ड्रग स्मगलर बनकर अल्ताफ के नेटवर्क में घुसे। कई छोटे छोटे सफल सौदे करने के बाद उन्होंने अल्ताफ का भरोसा जीता और उसे एक बड़ी डील के लिए पनामा बुलाया। सितंबर 2015 में जैसे ही वो पनामा एयरपोर्ट पर उतरा, उसे गिरफ्तार कर लिया गया। तो चलिए अब कहानी को वापस वहीं ले चलते हैं जहां से हमने शुरू किया था और देखते हैं कि उस एक ऐलान का आखिरी और निर्णायक असर क्या हुआ। अल्ताफ की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी थी, लेकिन इस नेटवर्क को पूरी तरह से तबाह करने के लिए एक आखिरी चाल बाकी थी। डीमोनेटाइजेशन का असर खानीनी MLO पर किसी परमाणु बम से कम नहीं था। आप सोचिए, 8 नवंबर 2016 की रात जावेद खानी के गोदामों में हजारों करोड़ के जाली नोट पड़े हैं। एक स्ट्रेटेजिक एसेट जो भारत में आतंक और अस्थिरता फैलाने के लिए तैयार थे, और 9 नवंबर की सुबह वो सब सिर्फ रद्दी कागज बन चुके थे। एक ही झटके में उनका पूरा का पूरा स्ट्रेटेजिक वेपन जीरो हो गया और जावेद का ऑपरेशन एक ही रात में दिवालिया हो गया। और इसके बाद जो हुआ, उसने इस पूरे ऑपरेशन पर आखिरी कील ठोक दी। अमेरिकी जेल में अल्ताफ खानी टूट गया और उसने ISI और पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट के राज उगलने शुरू कर दिए। उधर पाकिस्तान में जावेद खानी अब अपने आकाओं के लिए एक बोझ बन चुका था। 4 दिसंबर 2016 को उसकी एक निर्माणाधीन इमारत से गिरकर मौत हो गई। मामले को बिना किसी जांच के सुसाइड बताकर बंद कर दिया गया और खानी MLO को इंटरनेशनल लेवल पर ब्लैकलिस्ट करके खत्म कर दिया गया। और यही बात हमें एक आखिरी और शायद सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा करती है। क्या जावेद खानी की मौत वाकई एक बर्बाद आदमी की खुदकुशी थी, या फिर ये उन लोगों द्वारा एक ऐसी लायबिलिटी का सफाया था जिसके पास बहुत सारे राज दफन थे? ये एक ऐसा सवाल है जो जियोपॉलिटिकल जासूसी की बेरहम दुनिया की हकीकत को सामने लाता है।